रात का सन्नाटा था। आसमान में सितारे चमक रहे थे, लेकिन माधव की आंखों में सिर्फ अपनी छोटी बहन छुटकी का चेहरा घूम रहा था। भैया, क्या आप सच में शहर जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। माँ बापू के जाने के बाद मेरा आपके सिवा है ही कौन? डर मत छोटी, गरीबी ने हमसे हमारा घर छीन लिया, माँ बापू को छीन लिया, पर मैं तुझे इस बेबसी में मरने नहीं दूंगा। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। तेरे हाथ पीले करने के लिए और तुझे खुशियां देने के लिए तेरा भाई 7 समंदर पार से भी खुशियां बटोर लाएगा। ये तेरे भाई का वादा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहाड़ों की तलहटी में बसे उस छोटे से गांव में भयंकर बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। माधव का घर और खेत पानी में बह गए। हार मानकर माधव अपनी बहन को पड़ोस के गांव में एक रिश्तेदार के पास छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो पीतल लगरी नाम के एक कस्बे में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात पीतल के बर्तनों के मशहूर कारीगर गिरधारी लाल से हुई। सेठ जी, बाढ़ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं मिट्टी और धातु के काम में बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ। अगर आप मुझे अपने कारखाने में कोई भी काम दे दें तो मैं आपका उम्र भर आभारी रहूंगा। बेटा, यह काम करना आसान नहीं है। भट्टी की आग में तपना पड़ता है और भारी हथौड़े चलाने पड़ते हैं। क्या तुम ये कर पाओगे? सेठ जी, पेट की आग भट्टी की आग से ज्यादा तेज होती है। आप बस मौका दीजिए, मेरी मेहनत खुद बोलेगी और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। गिरधारी लाल ने माधव को काम पर रख लिया। माधव दिन रात भट्टी के पास बैठा रहता, पीतल को पिघलाता और उसे सुंदर बर्तनों का आकार देता। माधव जब भी भट्टी की आग से झुलसता या भारी हथौड़े से उसके हाथों में छाले पड़ जाते तो वो अपनी बहन की हंसी याद कर लेता और सारा दर्द भूल जाता। उसकी कलाकारी इतनी बेहतरीन थी कि कारखाने के बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। माधव, आज तुमने जो नक्काशी की है वैसी मैंने सालों में नहीं देखी। तुम्हारी वजह से मुझे शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये लो, तुम्हारी इस महीने की पगार और उसके साथ 1000 रुपए का इनाम। सेठ जी, आप मेरे लिए मालिक नहीं, पिता समान हैं। 3 साल बीत गए। माधव ने अपनी मेहनत से 8000 रुपए जमा कर लिए थे। उन दिनों गांव में डकैतों का खौफ था। माधव को लगा कि उसकी बहन की शादी के लिए जमा ये पूंजी कारखाने में सुरक्षित नहीं है। गिरधारी लाल की सलाह पर वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले ठाकुर भानु प्रताप के पास गया। ठाकुर साहब, ये मेरी बहन की शादी के लिए जमा किए गए 8000 रुपए हैं। सुना है आपके घर से परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। क्या आप इसे कुछ समय के लिए अपनी तिजोरी में रख लेंगे? अरे माधव, ठाकुर का घर अमानत के लिए एक मंदिर जैसा है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। ये पैसे यहाँ तुम्हारी बहन की शादी की तरह ही सुरक्षित रहेंगे। माधव तो ठाकुर पर भरोसा करके चला गया, लेकिन ठाकुर की आंखों में उस गरीब की मेहनत देखकर लालच की चमक आ गई थी। देखा मुनीम जी, लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर मुझे तो दूसरों की मेहनत का फल ज्यादा मीठा लग रहा है। पर हुजूर, ये तो उस गरीब की बहन की शादी का पैसा है। वो अपनी अमानत लेने यहाँ वापस तो आएगा ही। आएगा और खाली हाथ जाएगा। हमारे यहाँ पैसे आने का रास्ता है मुनीम जी, वापस जाने का नहीं। इस अनपढ़ के पास क्या सबूत है? कुछ महीनों बाद माधव को गांव से चिट्ठी मिली। भैया, गांव में सब पूछ रहे हैं कि आप कब आओगे। मेरी शादी तय हो गई है, पर भैया अगर पैसे का इंतजाम ना हो पाए तो आप परेशान मत होना। आपकी सलामती ही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है। चिट्ठी पढ़कर माधव खुशी खुशी ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, अगले महीने बहन के हाथ पीले करने हैं। अगर आप वो 8000 रुपए दे देते तो मैं तैयारियां शुरू करता। कौन से पैसे? किसके पैसे? ओए लड़के, होश ठिकाने नहीं है तुम्हारे? निकल यहां से। हुजूर, वही पैसे जो मैंने आपको दिए थे, पोटली में बांधकर। ऐ बदतमीज, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है। तेरे पास क्या सबूत है? निकल यहां से, वरना कोड़ों से खाल खिंचवा दूंगा। ठाकुर के लोगों ने माधव को सड़क पर फेंक दिया। उस रात माधव अपनी झोपड़ी में बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था।
मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उससे वादा किया था। हे भगवान, क्या एक गरीब को सपने देखने का हक नहीं? माधव ने हार मान ली थी। तभी अंधेरे में एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो गिरधारी लाल थे। गिरधारी लाल को जब हकीकत पता चली तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। माधव, रोना बंद करो। जो इंसान दूसरों की बेटियों की शादी का पैसा खा जाए वो इंसान नहीं, राक्षस है। उसे उसी के लालच के जाल में फंसाना होगा। सुनो माधव। ठाकुर की क्रूरता का जवाब अब बुद्धिमानी से दिया जाना था। गिरधारी लाल और माधव ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें ठाकुर खुद ब खुद खिंचा चला आने वाला था। अगले दिन गिरधारी लाल खुद ठाकुर के पास एक बड़े मखमली डिब्बे के साथ पहुंचे। ठाकुर साहब, एक गुप्त बात है। हमारे पूर्वजों का एक अष्टधातु का कलश मिला है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। रास्ते में डाकुओं का डर है। क्या आप इसे संभाल लेंगे? 1 लाख का कलश? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस एक समस्या है ठाकुर साहब। लोग कह रहे हैं कि आपके यहां से अब चीजें सुरक्षित नहीं लौटती। वो माधव भी रो रहा था। अगर ऐसी बातें फैलेंगी तो मैं इतना कीमती कलश यहां कैसे छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, वो तो एक गलतफहमी हो गई थी। माधव के पैसे तो कल ही मिल गए थे। तभी माधव वहां पहुंचता है और ठाकुर भानु प्रताप उसे देखकर बोलता है, अरे माधव बेटा, आ गए तुम। मैं अभी तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये लो अपने पूरे 8,000 रुपए और ऊपर से 500 रुपए शगुन। अब गांव में किसी से कुछ मत कहना, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। माधव ने अपने पैसे लिए और चुपचाप बाहर निकल गया। गिरधारी लाल ने भी अपना डिब्बा उठाया। ठाकुर साहब, आपने माधव के पैसे लौटा दिए, पर मुनीम का संदेश आया है कि राजा खुद कलश लेने कारखाने आ रहे हैं, तो अब इसे यहां रखने की जरूरत नहीं। आपका शुक्रिया। पर वो 1 लाख का कलश? ठाकुर साहब, वो कलश पीतल का था। बस पॉलिश ईमानदारी की परख वाली थी। ठाकुर का सिर शर्म से झुक गया और माधव की बहन की शादी धूमधाम से हो गई। लालच की लाठी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, बुद्धि और सच्चाई की एक चोट उसे तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं।